प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। और 11वीं क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो हमारा नया सेशन चला है आपके लिए 2023 के लिए, अगर हम बात करते हैं 2023 और जो 24 में आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए अगर देखें तो एनसीईआरटी ने बच्चों आपका काफ़ी सिलेबस रिड्यूस किया है। जो आपका 30% सिलेबस था उसको तो ऐड कर दिया है, बाकी परमानेंट सिलेबस को कुछ हटाया गया है। ठीक है। तो उस हटाने के बाद जो आपका सिलेबस बच जाता है 2023 और 24 के लिए, वो हम बच्चों कवर अप करेंगे आपके लिए। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन चैप्टरों को या इन लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपके जो आपके होम एग्जाम होते हैं क्लास वाइज, है ना, या स्कूल के जो आपके बोर्ड एग्जाम, स्कूल्स के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक है। तो बच्चों 11वीं क्लास की फिजिक्स में जो हमारी आपकी जो पहली यूनिट एनसीईआरटी ने जो इस साल आपके लिए रखा है 2023 और 24 के लिए, वो पहली यूनिट रखी है मापन। ठीक है। मेजरमेंट यानी कि, और इसके अंदर जो चैप्टर आपका रखा है बच्चों, आपका ये चैप्टर पहला वाला जाएगा आपका मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों आपके, अगर हम यूनिट की बात करें तो ये यूनिट जो आपकी जाती है बच्चों वो 2 मार्क्स के लिए जाएगी आपकी। ठीक है। इसमें से जो आपके होम एग्जाम जो होते हैं उसमें से आपके लगभग 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। इसमें जो आपका चैप्टर जाता है बच्चों वो मात्रक और मापन जाता है। पहले जो आपका चैप्टर था इस सेशन से पहले, उसके अंदर फिजिकल वर्ड यानी कि भौतिक जगत भी बच्चों ऐड होता था, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको परमानेंट आपका हटा दिया है। ठीक है। तो भौतिक जगत अब आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको जो पढ़ना है बच्चों मापन और मात्रक, यानी कि मात्रक और मापन से पढ़ना है। ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका नया चैप्टर मात्रक और मापन। चलिए बच्चों, आज हमारा जो पहला चैप्टर आपका है मात्रक और मापन। ये बच्चों जो चैप्टर आपका चल रहा है वैसे तो हमारा भौतिक जगत होता था, लेकिन जो एनसीईआरटी ने नया सिलेबस आपका दिया है 2023 और 24 के लिए, ठीक है, ध्यान से रहे आपको ये बात, 2023 और 24 के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है। क्योंकि इससे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो इससे पहले हमारे सिलेबस में भौतिक जगत एक पहला चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है भौतिक जगत आपका पहला चैप्टर। ठीक है। वो हटा दिया गया है आपका। तो आपका पहला जो चैप्टर बचता है मात्रक और मापन बचता है। ठीक है। तो आज बच्चों इसका जो लेक्चर होने वाला है हमारा, ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है। अब जैसे चैप्टर का नाम है बच्चों आपका मात्रक और मापन, ठीक है, तो किसी भी चीज को मापने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर यही आता है कि किसी भी चीज को मापने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है। तो उसको मापने के लिए हमें मात्रक की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है। तो सिंपली क्या होता है बच्चों कि हमें जो वस्तु दिखाई देती हैं, है ना, जिसका हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम सही सही रूप से उसके परिमाण के बारे में व्याख्या नहीं कर सकते कि वो वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। ठीक है। हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं कि कौन सा रंग होगा, है ना, लेकिन हम उसके बारे में ये नहीं बता सकते कि मान लो अगर आपके पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो हम बड़े वाले को देख के कह सकते हैं कि बड़ा वाला आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भारी होगा, वजन में ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा इसका परिमाण के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि वो 2 किलो 3 किलो 4 किलो ज़्यादा इतना होगा या नहीं होगा। बस हम देख के ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये भारी होगा, ये हल्का होगा। ऐसे अगर आपके पास में 2 रोड आ जाए, ठीक है, एक इतनी सी रोड आ जाए प्लस एक बड़ी रोड आ जाए, तो आप उसको देख के अंदाजा ला सकते हैं या बता सकते हैं कि इसमें एक रोड छोटी है एक रोड बड़ी है, लेकिन बड़ी वाली रोड कितनी बड़ी है उसको आप देख के नहीं बता सकते परिमाण में। ठीक है। तो वो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो कुल मिला के हमें बात ये आती है कि मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से परिमाण की जानकारी प्राप्त सही तरीके से नहीं की जा सकती, इसलिए हमें मापन की आवश्यकता बच्चों पड़ती है। ठीक है। जैसे द्रव्य, क्या द्रव्य में आपका सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों। ठीक है। द्रव्य का ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जैसे हम देख पाते हैं बच्चों यहाँ पे, उन्हें आंख से देख पाते हैं कि वस्तु के रंग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, रूप चल जाएगा पता, आकार चल जाएगा पता, अनुमान लगा सकते हैं, परंतु यह अनुमान यथार्थ ही होगा, यह आवश्यक नहीं है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय बच्चों केवल भौतिक राशियों की तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। उदाहरण के लिए 2 छड़े, जैसे मैं भी आपको बताता था कि 2 छड़े को देखकर हम केवल ये बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी होगी, है ना, और कौन सी बच्चों छोटी होगी, उनकी सही लंबाई नहीं बता सकते। ऐसे ही हमारे पास में अगर 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास में जिनके टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो हम उनको देख के बता सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसका कम होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे 2 पिंडों के बारे में कि अगर हम हाथ में ले तो ये बता सकते हैं कि कौन सा हल्का होगा कौन सा भारी होगा, ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा हल्का होगा कितना ज़्यादा भारी होगा उसके बारे में जानकारी हमको
प्राप्त नहीं कर सकती। अतः केवल ज्ञानेंद्र द्वारा किसी राशि के परिमाण की सही जानकारी प्राप्त प्राप्त कर सकना असंभव होता है। इसलिए हमें मापन की बच्चों आवश्यकता पड़ती है ना, नीड फॉर मेजरमेंट। कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि मापन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है, तो मापन की आवश्यकता बच्चों इसलिए पड़ती है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट हम चेक करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं पाती है, इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जब मापने राशि को मापना होगा तो हमें किस राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, कौन सी वो ऐसी राशियां होंगी। तो ऐसी हमारे पास बच्चों दो राशियां होंगी, भौतिक राशियां जिसको हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। भौतिक राशियां कौन सी होंगी, जिसको ऑब्वियसली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो। ठीक है, उनको यहाँ पर बच्चों कहा जाता है भौतिक राशियां। क्लियर है। राशियां भी होती हैं कुछ ऐसे, राशियां वो राशियां होती है जिसको हम यहाँ पे बच्चों नाप नहीं सकते हैं, लेकिन वो होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि खुशी, है ना, खुशी एक शब्द होगा, आपको याद होगा। ठीक है, आप जानते होंगे खुशी के बारे में कि जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितनी खुशी हो रही है, तो हम जानते हैं खुशी है, लेकिन कितनी खुशी है हम उसको कैसे बता पाएंगे, है ना। कि हमारे मामा जी आ गए घर पर, हमको 100 रुपए देके चले गए, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन कोई पूछ ले कि कितनी खुशी हुई, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा में कितनी ज्यादा, तो अब इसका केवल अनुमान ही तो लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम, है ना। लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको नाप नहीं सकते। या नाप सकते हैं आप, नहीं नाप सकते ना। ठीक है, तो इस तरह की जो राशियां होती है उसको भौतिक राशि ना कह के केवल राशि कहा जाएगा। ठीक है, भौतिक राशि वो होंगी जिसको नापा जा सकता हो। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे आपका दुख हो गया, है ना, मान लो कोई व्यक्ति, है ना, हमारे घर से चला गया, उसको देख के हमें दुख हो रहा है, लेकिन कितना दुख हो रहा है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर कोई कहे कि रो के दुख दिखा, बता सकते हैं कि कितना ज्यादा हो रहा है। कि कोई व्यक्ति रो रहा है उसको दुख ज्यादा हो रहा है, कोई व्यक्ति शांत बैठा है उसको दुख नहीं हो रहा, इसका कैसे चलेगा पता। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में बना हुआ, नहीं है ना। तो जिन राशियों को हम नाप सकते हैं, है ना, उनको कहा जाता है भौतिक राशि। जिसको नाप नहीं सकते उसको केवल राशि कहा जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, खुशी हो गई, है ना, दुख हो गया। ठीक है, जैसे दर्द हो रहा है, किसी के दर्द हो रहा है, बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा है ना, तो मेरे को एक पेन किलर दे दीजिए। तो डॉक्टर पूछता ना आपसे कि दर्द कितना हो रहा है, हल्का हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आप बोलते कि डॉक्टर साहब बहुत तेज हो रहा है। अब वो पूछ ले कि बहुत तेज, कितना तेज हो रहा है, तो उसके लिए कोई है इंस्ट्रूमेंट आपके पास नापने के लिए, है ना। तो उसको केवल हम ये बता सकते हैं डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है ना। अपने एक्सप्रेशन से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि बहुत हल्का दर्द हो रहा है, तो कोई है हमारे पास में स्केल इसको नापने के लिए कि कितना दर्द हुआ, कि पैर में दर्द हो रहा है तो ठीक है, कितना हो रहा है नहीं बता सकता ना। तो ऐसी भौतिक राशि है जिसको नापा जा सकता है, उसको भौतिक राशि कहा जाएगा, है ना। या ऐसी राशि उसको नापा जा सकता है। ठीक है, तो राशि मैंने आपको बच्चों समझा दिया कि ऐसी राशि जिसको मापा नहीं जा सकता, केवल उनको राशियां कहा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दिया, खुशी हो गई, है ना, दुख हो गया, ठीक है, दर्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो राशियां होगी केवल उनको नापा नहीं जा सकता, बस होती तो है ना। ठीक, लेकिन भौतिक राशि क्या होंगी जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता होगा, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे बच्चों भौतिक राशियां। ठीक है, जैसे द्रव्यमान बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का वजन कितना होगा, उसको तौल के बता देंगे ना कि ये इतने वेट का वजन है इसका। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, लेंथ बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल होता है। जैसे आप देखते होंगे किसी को मान लो बुखार हो रहा होता है, तो उसके थर्मामीटर लगा देते हैं, उसको पता चल जाता है इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है शरीर का। तो उसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में। ठीक है, मूल राशियां, तो इनको दो राशियों में डिवाइड किया गया बच्चों, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। पहली है मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि कौन सी होती है, मूल राशि बच्चों मोस्टली आपकी साथ है, वैसे दो फंडामेंटल होती हैं। ये मूल राशि वो भौतिक राशि होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जिनका किसी दूसरी राशि से कोई संबंध किसी भी प्रकार का होता नहीं है। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि होती है बच्चों जिनका संबंध मूल राशियों से ही होता है। ठीक है, जिनको हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर पाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों व्युत्पन्न राशियां। जैसे अगर मूल राशि के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो मेरे पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान केवल द्रव्यमान अपने आप में ही एक राशि है, इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर ये, मान लो मेरे पास में कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, लाइक मेरे पास में यहाँ पर ये मार्कर आपके पास में है ये वाला। ठीक है, आपको बच्चों मार्कर दिखाई दे रहा होगा। अब अगर ये मार्कर मेरे पास में है तो इसका खुद का कुछ तो वजन होगा ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ तो वजन होगा ना।
तो मैं इसका वजन बच्चों केवल इसको तोल के ही बता सकता हूँ कि इसका वेट कितना होगा, लेकिन इसकी लेंथ देखकर मैं इसके वेट का अंदाजा नहीं लगा सकता। या लगा सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ बोले कि कोई 6 इंच की है तो ये 20 ग्राम का होगा, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना बच्चों। तो अगर ऐसे लिखा हो तो हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, उस पूछा कि भाई तेरी हाइट कितनी है, बोला उसने कि 6 फुट है, तो हमने बोल दिया कि तेरा वजन 100 किलोग्राम होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वजन को वजन से बताया जा सकता है, लंबाई को केवल लंबाई से बताया जा सकता है, ठीक है। तो मूल राशि बच्चों आपके समझ में आ रही है? तो मूल वो भौतिक राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, जिनका किसी दूसरी राशि से कोई आपस में संबंध नहीं होता है, उनको मूल राशि कहा जाता है, ठीक है। लंबाई को केवल लंबाई से बताया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी व्यक्ति की हाइट बतानी है तो उसको हाइट को उसके वेट से नहीं बता सकता। अगर मान लो हमारे पास कोई व्यक्ति आया है ना, उसने बताया कि अपना वजन, कि मेरा वजन जी 80 किलोग्राम है, तो हम उसकी हाइट को बता दें कि तेरी हाइट 5 फुट 4 इंच होगी, नहीं बता सकते ना। उसके वजन का उसकी हाइट से क्या लेने देना है, ठीक है। तो वेट अपने आप में एक अलग राशि है और लंबाई जो आपकी लेंथ है वो अपने आप में एक अलग राशि है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जैसे आपको बताया कि वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है तथा अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती, जैसे लंबाई को केवल लंबाई से, द्रव्यमान को केवल द्रव्यमान से, ताप को केवल ताप से, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अतः मूल राशियां स्वयं को व्यक्त करने में पूर्ण रूपेक्ष समक्ष होती हैं। सभी भौतिक राशियों के सुसंगम है ना एवं स्पष्ट विवरण हेतु न्यूनतम 7 मूल राशियां बच्चों यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 7 मूल राशियां, द्रव्यमान हो गया, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 लंबाई हो गया, नंबर 3 समय हो गया, नंबर 4 वैद्युत धारा, 5 ताप हो गया आपका, ठीक है, 6 ज्योति तीव्रता हो गया, 7वां आपकी पदार्थ की मात्रा होगी, ठीक है। तो 7 मूल राशियां बच्चों आपकी होती हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता से बच्चों प्राप्त की जाती है। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि वेग क्या होगा, तो बताते हैं विस्थापन बटे समांतराल होगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि किसी वस्तु की चाल क्या होगी, तो बताते हैं ना चाल में क्या आता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी, है ना, बटे समय। तो दूरी यानी कि लंबाई, ठीक है, बटे समय। तो अगर आप देखें तो लंबाई भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन लंबाई और समय मिलकर आपको बताते हैं चाल के बारे में। तो चाल जो होगी वो आपकी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में बच्चों आप समझ पाए कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होंगी। मूल राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जिसका अपने आप में एक संबंध हो, दूसरी राशि से किसी से कोई संबंध हो, उसको मूल राशि कहा जाएगा। जो व्युत्पन्न राशि होंगी जो मूल राशियों से ही संबंध रखती हैं, उनको व्युत्पन्न राशि बच्चों कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। मापन के लिए मात्रक, है ना। अब किसी मापन के लिए मात्रक के लिए क्या व्याख्या की गई है या क्या बारे में बताया, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो जब भी हम कोई भौतिक राशि नापते हैं बच्चों, तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलते हैं कि जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटेशन चलता है, तो उससे उसको माप सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके घरों में दूध देने वाला दूध देने के लिए आता है, तो उसके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक भिगोना टाइप का होता है ना, जिससे वो दूध में डालता है, उसको एक नाप के आपको 1 लीटर दूध दे देता है। अगर आप बोलते हैं कि उसको 5 लीटर दूध चाहिए, तो 5 बार अपने बाल्टी में डालेगा और 5 बार उसको पूरा पूरा करके, यानी कि पूरा उसको भिगो के डुबो के आपके बर्तन में डाल देगा। तो इस तरीके से आपके पास 5 लीटर दूध आ जाता है, ठीक है। तो उसका रिपीटेशन चलता है कि नहीं, 5 बार वो उसमें डुबोएगा दूध में और उसको निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। जैसे आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को पैंट बनवानी है, तो बोलता है कि कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तो बोलते हैं कि 20 चाहिए। तो उसके पास एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, 1 मीटर स्केल होता है लोहे का, तो उस पर लगाता है, बोलता है कि 2 पैंट का कपड़ा चाहिए, तो वो 2 बार रिपीटेशन करता है ना, उसको 2 बार कपड़े पे घुमाएगा। तो उससे क्या क्या चलता है क्या चलता है बच्चों, पता कि वो कपड़ा आपका जो है वो 2 मीटर के अराउंड हो चुका है, उसके बाद वो आधा मीटर और काट देता है, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि किसी भी चीज को नापने के लिए उसका रिपीटेशन चल सकता है ना। तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। इसकी एक सरल विधि होती है बच्चों, गिनना, लेकिन ये तभी संभव होगा कि जब केवल एक जैसे हो। जैसे सेब सेब है ना, तो सेब हो गए, संतरे हो गए, है ना, परमाणु इत्यादि हो गए। जैसे बोला कि 12 सेब लिया, तो हम एक जैसे होते हैं तो काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, इस तरीके से 12 बार काउंटिंग कर लिया कि हमारे पता चला घर पे 12 मेंबर है, तो उससे 12 सेब काउंट करके एक साथ लिया है ना। छोटा बड़ा भी हो सकता है उसमें से, तो उससे वेट की केवल हम काउंटिंग से हम
क्लियर कर रहे हैं कि इतने काउंटिंग करके हम ले आए, लेकिन कितना वेट होगा, किसका छोटा कोई अगर बड़ा हुआ तो उससे हमारा लेना देना नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो मापन के लिए क्या है बच्चों, आपको तो एक ऐसा मात्रक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पूर्ण रूप से किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए रिपीटेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि को परिमाण व्यक्त करने के लिए पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी राशि का परिमाण को अंकों में व्यक्त करने की एक अन्य विधि मापन है। वास्तव में किसी राशि के मापन में उस राशि की समान भौतिक राशियों के निश्चित मात्रा को मानक मात्रा के स्टैंडर्ड अमाउंट से तुलना की जाती है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि कपड़ा लेने जाते हैं तो उसके पास एक स्केल होता है, उससे रिपीटेशन चलता है, उससे तुलना की जाती है। इस मानक मात्रक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, और मापन तुलनात्मक विधि है। ठीक है, मापन एक तुलनात्मक विधि यानी कि तुलना करनी जाती है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 5 किलो आटा ले आओ, तो आप देखते हैं कि तराजू पे एक साइड 5 किलो का बाट रख दिया जाता है और दूसरी साइड आपको आटा रख दिया जाता है, तो उसकी तुलना करते हैं, है ना, उसमें डालते जाते हैं जब तक दोनों इक्वल नहीं बैठ जाते। जैसे ही 5 किलो का बाट आपको ऊपर की तरफ उठेगा और आटे वाले हिस्सा नीचे की तरफ दबेगा, तो जब देखते हैं कि दोनों की जो बीच में सुई है बच्चों इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं कि दोनों की तुलना बराबर हो चुकी है। तो जितना वेट इधर रखा था उतना ही वेट आपके पास में आटा आ चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से मापन है वो तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है मात्रक के बारे में, है ना, तो मात्रक क्या है, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, अर्थात मात्रक। तो मात्रक के लिए बच्चों दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मात्रक की विशेषताएं, मात्रक की विशेषता क्या है, मात्रक आपका बच्चों ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ परिवर्तित ना हो, है ना, और जो सामान्य रूप से हर जगह आसानी से मिल सकता हो, है ना, और एक स्टैंडर्ड वैल्यू सब जगह सर्वमान्य हो। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हमारे पास में 1 किलो का बाट है बच्चों, तो हमारे पास में हम यहाँ पर अगर हम इंडिया में रहते हैं और हमारे पास में इतना छोटा सा बाट रखा है तो हम उसको बोलते हैं कि 1 किलो का बाट होगा। जबकि अगर हम इंडिया के जो दूसरा कोना होगा, जैसे अगर आज हम यहाँ पर अगर हम मिलिट्री में बात कर रहे हैं, यूपी में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेट होगा हर कोने पे 1 किलो का इतना माना जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं तमिलनाडु में जाके, तो वहां पता चला कि 1 किलो को उतना माना जाता है। तो उस तरह का नहीं चलेगा, है ना। तो जो आपकी यूनिट होनी चाहिए वो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए जो सर्वमान्य हो, यानी कि पूरे इंडिया में एक ही मानक हो, बाकी पूरे वर्ल्ड में एक ही मानक हो। ठीक है, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, जिसको पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यह उचित आकार परिमाण का होना चाहिए, अर्थात इसका आकार मापी जाने वाली राशि के परिमाण की तुलना में ना हो बहुत बड़ा, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। एक ऐसा मानक होना चाहिए कि नो जो हम राशि को नापते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उससे ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, मात्रक के परिमाण पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समय और स्थान मतलब कि यहाँ पर अगर हम बर्फ में जाते तो वो 1 किलो का बाट आपका 4 किलो का बन जाएगा, और गर्मी में चले जाते हैं तो वो 1 किलो का बाट आपका आधी किलो का रह जाएगा, है ना। तो समय के हिसाब से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो 1 किलो का बाट आपके पास में रखा था कि 10 साल बाद वो खत्म हो गया बिल्कुल ही, है ना। तो उस तरह के पदार्थ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 किलो का बाट अगर आज 1 किलो का बाट है तो 10 साल भी बाद भी वो 1 किलो का बाट ही रहेगा। ठीक है, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि सभी स्थानों पर इसके प्रतिरूप सरलता से निर्मित किए जा सकते हैं, यानी कि सरलता से आसानी से बनाए जा सकते हो। ठीक है, किसी भी स्थान पर इस पर भौतिक कारकों जैसे ताप दाब आदि का कोई प्रभाव ना पड़ता हो बच्चों। ठीक है, और मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वमान्य हो, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी ये मान्य होना चाहिए आपका। ठीक है, तो उस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चल लेते हैं बच्चों। अब जैसे अगर हम बात करते हैं आंकिक मान के बारे में, है ना, अब आंकिक मान को कैसे पता लगाते हैं, किसी भौतिक राशि का परिमाण भी, जैसे किसी भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं, यह एक शुद्ध संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उक्त मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल हुआ गया है। जैसे बोला कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो 5 बार उसको रिपीट करेंगे ना आप, 1 बार 2 बार 3 बार करके, तो 5 मीटर बार यानी 5 बार उसको आप रिपीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर कपड़ा। तो वो 5 बार रिपीट हुआ है, यानी 5 बार उसमें मात्रा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो एन क्या होगा, मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण यानी क्यू, और मापन के लिए मात्रक का परिमाण कि वो यूनिट किस में मेजर कर रहा है। ठीक है, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, समय के लिए हर किसी राशि की अपनी अपनी एक अलग यूनिट होती है। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा n इजिकल टू क्यू अपॉन यू।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो n प्रोपोर्शनल 1/u हो जाता है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि यानी कि अगर किसी भौतिक राशि को देखना हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एन यू। एन यू का मतलब यहाँ पे एन होगा नंबर और यू होगी बच्चों यूनिट, यानी कि आपका हो गया आंकिक वैल्यू, आंकिक मान, और यह होगा आपका मात्रक। जैसे बोला आपने यहाँ पर, जैसे आपने बोल दिया 5 मीटर, तो 5 मीटर का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो 5 आपका है वो है आपका n, और जो m है, m यानी कि यूनिट आपकी जो यानी कि मात्रक, तो हो गया आपका ये 5 मीटर। तो जो वैल्यू होगी आपकी वो q को रिप्रेजेंट करेगी। अर्थात भौतिक राशि के परिमाण का आंकिक मान n चुने हुए मात्रक के परिमाण u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब आपका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे q बराबर nu। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अगर यहाँ पे देख लें बच्चों, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, तो 5 क्या नंबर है और यानी कि n हो गया, और किलोग्राम यानी कि u यानी कि मात्रक हो गया, यूनिट होगी। तो इसका तात्पर्य है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, है ना, तथा वस्तु के द्रव्यमान में यह मात्रक 5 बार शामिल किया गया, यानी 5 बार उसको तोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप किसी भौतिक राशि के मात्रक को बदलते हैं तो परिमाण बदल जाएगा, लेकिन भौतिक राशि की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखें बच्चों, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप देखें ये आपका सीजीएस सिस्टम में होता है, CGS पद्धति में होता है, आपका MKS पद्धति में होता है, MKS पद्धति में आपकी यूनिट होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास में कोई ये स्केल इस तरीके से है, यहाँ पे रखा हुआ ये वाला स्केल आपके पास में है, तो इसको जब नापा जाएगा बच्चों यहाँ से, इसको जब नापा जाएगा यहाँ से, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, अगर इसको MKS सिस्टम में नापते बोलेंगे 5 मीटर होगा, और जब इसको CGS में नापेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 500 सेंटीमीटर होगा। लेंथ उतनी की उतनी ही है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। ठीक है, लेंथ उतनी ही है, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी n1 की वो 5 हो जाएगी, और u1 का मतलब हो जाएगा मीटर, और n2 की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, और u2 का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर सेंटीमीटर की तुलना में लंबाई में बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पे समझ पाए होंगे। ठीक, तो कुल मिला के मात्रक की आवश्यकता होती है कि कोई भी एक आपके पास में एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए जिसको कभी भी भौतिक राशि को अगर मापना हो तो उसका तुलनात्मक हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और वो उस राशि में कितनी बार रिपीटेशन उसका हो रहा है। ठीक, जैसे भी आपको बताया कि 3 सिस्टम हमारे पास में है, तो मात्रकों की प्रणाली, तो मोस्टली हमारे पास में 3 प्रणालियां होती हैं। पहला आपका सीजीएस प्रणाली, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रणाली में बच्चों क्या होता है कि आपके पास जो द्रव्यमान होगा, उसको मेजर किया जाता है बच्चों ग्राम में, है ना, और जो लंबाई होगी उसको मेजर किया जाएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो समय होगा, समय तीनों पद्धतियों में बच्चों सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, ठीक है, और समय का मात्रक बच्चों सेकंड होता है। यह प्रणाली मात्रकों की गॉसियन प्रणाली होती है ना, इसे गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा MKS जो इंडिया में आपका लिए लगता है, इंडिया में जो चलता है ना, और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी बच्चों MKS को ही फॉलो किया जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो इस प्रणाली में बच्चों लंबाई को, इस प्रणाली में जो आपका लंबाई का मात्रक होता है, जो लंबाई का मात्रक होगा वो बच्चों होगा मीटर। ठीक है, और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा बच्चों आपका वो होगा किलोग्राम, और समय का जो होगा बच्चों आपका वो होगा सेकंड। ठीक है, और FPS में क्या होगा बच्चों, ये जॉर्जिया प्रणाली भी कहते हैं इसको, ठीक है, और FPS में क्या होता है, लंबाई का मात्रक बच्चों फुट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे ना लेंथ, जैसे कमरे की लेंथ के बारे में बोलते हैं कि कितना बाई कितने का है, तो कमरा आपने क्या बोला होगा, वहां पे बोलते हैं ना ये 8/4 का, ये 8/12 का, तो 8 का मतलब क्या है कि 8 फुट चौड़ाई होगी, 12 फुट लंबाई होगी, तो फुट में यहाँ पे वो लेंथ मेजर की जाती है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक बच्चों पाउंड होगा। ठीक है, और समय का मात्रक बच्चों सेकंड ही होगा। ब्रिटिश प्रणाली इसको बच्चों कहा जाता है। ठीक, तो चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली आपकी है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, तो देखिए बच्चों यह प्रणाली वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तथा प्रचलित आधुनिक प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। 1960 में माप
तौल की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, CGPM जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर ने मात्रकों की एक प्रणाली निश्चित की जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में बच्चों SI मात्रक SI यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, भौतिकी के अध्ययन के लिए प्रणाली में कुल 7 मूल राशियां, ठीक है, 7 मूल राशियां, ठीक में 3 वैद्युत चुंबकीय, एक ऊष्मगतिकीय में से और एक प्रकाशिकी में से तथा एक पदार्थ की मात्रा के लिए चुनी गई। ठीक है, इन मूल राशियों के मात्रक भी चुने गए जिन्हें मूल मात्रक बच्चों कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों इस पद्धति में 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी चुनी गई हैं जो कोण तथा घनकोण के लिए ली गई हैं, जिन्हें पूरक, इनके जो मात्रक होंगे बच्चों, इनके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं जिनको पूरक मात्रक कहा जाता है। ठीक, तो देखिए वो जो 7 मूल राशियां और आपकी 2 पूरक राशियां हैं, पूरक मात्रक है, तो क्या है मात्रकों के प्रकार, यहाँ पे यह मात्रक दे रखा है बच्चों आपका। ठीक है, ये मूल मात्रक हो गया आपका, ये पूरक मात्रक हो गया, साथ में आपके यहाँ पे मूल राशियां होगी। तो आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ पे 7 मूल राशियां, लंबाई हो गया आपका, लंबाई हो गया ना, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, वैद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट यानी टाइम, मास और लेंथ, ऊष्मागतिकी ताप, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर आपका, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल, ये जो पूरक आपकी है राशियां हो जाएंगी, मूल राशियां ना, तो पूरक राशि हो जाएंगी, पूरक मात्रा कहते हैं, पूरक राशि हो जाएंगी। ठीक है, एंगल और घनकोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक है, ये मूल मात्रक हो जाएगा आपका बच्चों। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, और इसके शॉर्ट में बच्चों ये प्रतीक हो जाएंगे कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट आप करेंगे। तो पहली जो लंबाई होगी आपकी, इसका जो यूनिट होगी बच्चों वो मीटर हो जाएगी, मीटर को आप शॉर्ट में दिखा देंगे स्मॉल m। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास, मास यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों आपको किलोग्राम, इसको शॉर्ट में लिख देंगे kg। समय, समय का मात्रक आपका आ जाएगा सेकंड, इसको शॉर्ट में लिख देंगे ऐसे। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रा एम्पीयर, इसको शॉर्ट में लिख देंगे AMP, यानी कि ए भी लिख सकते हैं इसको। ऊष्मागतिकी है ना, ताप, तो इसका मात्रा है केल्विन, केल्विन को बच्चों के लिख देंगे यहाँ पे। और कुछ जगह बच्चों इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, थीटा यानी ताप के लिए आएगा यहाँ पे। ज्योति तीव्रता कैंडिला है ना, तो इसको CD से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करते इसका मात्रक होगा मोल, इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा मोल। ठीक है, और जो 2 पूरक राशियां हैं कोण और घनकोण, ठीक है, इनका मात्रक, कोण अगर है तो उसका मात्रक होगा रेडियन, और घनकोण है तो उसका मात्रक होगा बच्चों स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, ठीक है, जिनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है और पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक बच्चों कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे चल लेते हैं बच्चों। तो ऐसे प्रणाली की विशेषता क्या है? मात्रकों की यह अन्य प्रणालियों की तुलना में ऐसे प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं। तो पहली विशेषता बच्चों क्या कहती है? इस प्रणाली में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब चाहे ऊर्जा कोई सी भी हो, यांत्रिक हो, ऊष्मा हो, विद्युत हो, तो एमकेएस पद्धति में इस प्रणाली का जो मात्रक होगा बच्चों जूल ही होगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक व्यवहारिक रूप में किलोवाट घंटा, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक व्यवहारिक रूप में कैलोरी होता है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन, जब कैसा एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार तथा निरपेक्ष मान न्यूटन होता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने हमें ये बताया कि यदि आपके पास में अलग अलग पदार्थ में या अलग अलग जगहों पर कार्य करने के लिए जो ऊर्जा निकल कर आती है, जो कार्य आप करते हैं, उन सबका मात्रक एक ही रखा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यह प्रणाली सीजीएस तथा एमकेएस प्रणाली की भांति सुविधाजनक तथा गणन में आसान होती है, क्योंकि इस प्रणाली में भी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी राशियों के 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, कोई भी दिखानी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हमेशा उसे 10 की पावर में मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, जैसे सूर्य का द्रव्यमान आपको दिखा रखा है यहाँ पे 2 गुना 10 की पावर 30 किलोग्राम है ना, और जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिखा रखा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम kg। ठीक है, तो 10 की पावर में दिया गया है बच्चों यहाँ पे। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक माइक्रो सेकंड को बच्चों अगर बदलना हो तो 10 की पावर माइनस के 6 आएगा। एक मेगा ओम को बदलना हो तो 10 की पावर 6 आएगा। एक गीगा हर्ट्ज को बदलना हो 10 की पावर 9 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बच्चों पता होना चाहिए। यह पद्धति संबंध है। इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को 7 मूल राशियों तथा मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मात्रकों के पदों में बिना किसी संख्या गुणक या स्वेच्छा नियतांक लगाए व्यक्त किया जा सकता है। इस पद्धति में लगभग सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है। वैद्युतिकी में ऐसा ही मात्रक व्यवहारिक मात्रक ही होते हैं। विभव धारा
प्रतिरोध आदि के मात्रक क्रम से वोल्ट, एम्पीयर तथा ओम आदि हो सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मूल मात्रक के बारे में, तो सिंपल सी बात है कि जो मूल राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, उनको मूल मात्रक कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से फिर से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक और वित्त मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें एक दूसरे के द्वारा व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता और न ही किसी अन्य सरल रूप में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बच्चों प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, आपके पास मान लो अगर कोई भौतिक राशि है, मान लो आपके पास जैसे वेग आया है ना, वेग एक भौतिक राशि है, तो कौन सी राशि होगी बच्चे? व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, ये आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि जैसे मान लो वेग है, तो वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन क्या है बच्चों? एक तरीके से डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी चलेगी दूरी होगी, विस्थापन कितना हो गया। तो एक तरीके से हम कहें तो दूरी हो जाएगी, और समय तो आपका रहेगा यहाँ पे, तो दूरी यानी कि लंबाई। ठीक है, बटे समय अगर हम बात करें तो लंबाई का मात्रक बच्चों क्या होता है? मीटर होता है ना। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो उसको शॉर्ट में देखेंगे तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये देखिए मीटर क्या है बच्चों? मूल मात्रक है। सेकंड क्या है बच्चों? मूल मात्रक है। लेकिन मीटर प्रति सेकंड क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए सकते हैं उनको बच्चों कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आपको बातें समझ में आ पा रही होंगी यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे हमारे पास में मान लो दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, क्या लेके चलते हैं बच्चों? मान लो अगर आपके पास में त्वरण है, ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन, है ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब वेग परिवर्तन क्या था बच्चों? जैसे भी हमने देखा कि वेग क्या था? वेग था आपका विस्थापन बटे समय, और एक समय बच्चों ये वाला आपका। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो गया? एक तरीके से लंबाई होगी आपकी, है ना, लंबाई कह दो, दूरी कह दो, समय आपका हो गया यहाँ पे, हाँ समय हो गया, समय का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या आ गया? दूरी, दूरी का मतलब मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, और यहाँ पे लग गया स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक। चूंकि मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है, लेकिन स्क्वायर लग गया, सॉल्व करो तो देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है बच्चों? जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक बच्चों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद।